आइए सभी कमर गर्दन सीधी करते हैं, आंखें बंद, मन सहज शांत भाव से अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ओम ओम शांति शांति। दोनों हाथों को हृदय पटल में हम संकल्प लेते हैं कि जीवन में यम और नियम का पालन करेंगे। हमारा संकल्प शक्ति सदृढ़ है। हम पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। जीवन में यम और नियम का पालन करेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ दोनों हाथ को रब करते हुए आंखों में लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों सभी को ओम। किसी को कल की सेशन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या हम आगे की स्टार्टिंग करें? कोई सवाल नहीं है किसी का? ठीक है, चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट पद्धति। जी बोलिए। थोड़ा सा ना स्लो करेंगे ना तो और अच्छा से थोड़ा सा समझ में आ पाएगा। थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली अपने पास ना टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ मैम, मुझे भी थोड़ा स्लो होगा तो थोड़ा समझ में आएगा मैम। चलो चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आप बता दीजिए, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। पांवों और बदन के दूसरे हिस्सों में सूजन। अब हम सूजन पे काम कर रहे हैं कि कभी भी हमारी बॉडी में, आप सभी ने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी तरीके की स्वेलन आ जाती है। जहां आप उंगली रखेंगे वो दब जाता है हिस्सा और फिर वापस धीरे धीरे उठ जाता है। उस पर हल्की सी चमक भी होती है और थोड़ा पेन भी होता है साथ में, ठीक है। पांवों की सूजन कई समस्याओं के कारण हो सकती है। कुछ समस्याएं छोटी होती हैं और कुछ बहुत ही गंभीर। लेकिन अगर पांव के साथ साथ बदन के दूसरे हिस्सों में भी, खासकर अगर चेहरे पे सूजन है आ जाए, तो लक्षण किसी गंभीर बीमारी की तरफ ही इशारा करते हैं। तो जो ये स्वेलन है, इसको कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आपको यही इंडिकेट कर रही है कि बीमारी बॉडी के अंदर कुछ है। और अगर फेस पे या बॉडी पे भी स्वेलन आती है, पाँव में तो थकान के कारण भी स्वेलन आ जाती है, पर अगर वो बॉडी पे भी आ रही है और बढ़ रही है ऊपर की तरफ, या कहीं पे भी फेशियल हिस्से पे स्वेलन है, या आपके गले वगैरह में कहीं स्वेलन आ रही है, चेस्ट पे है या बॉडी में है, जैसे ब्रीस्ट में है, ये पेट पे है, तो वो स्वेलन को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो किसी न किसी बीमारी को ही इंडिकेट कर रही है। गंभीर बीमारी की तरफ भी ये इशारा करती हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी गर्भवती महिलाओं के आखिरी 3 महीनों में सूजन आ जाती है। वो तो देखिए, जब वेट बढ़ता है गर्भवती स्त्री का, तो पैरों के ऊपर पूरा वजन होता है। वो खतरनाक नहीं है, वो नॉर्मल है कि वेट उसके अंदर जब 10 से 12 किलो 14 किलो वजन बढ़ता है। एक बच्चे का वेट है, उसके अंदर एमिनल सेट के अंदर जो एमिनल फ्लूइड है, जो वो पानी अंदर होता है जिसके अंदर बच्चा मूव करता है,
उसका एक अपना वेट होता है। तो इन सब चीजों का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको बोलते हैं ना नाल, जिससे बच्चा जुड़ा होता है माँ से, उसका भी अपना वेट होता है 2 से 2.5 किलो का। तो इन सब का जब इतना वेट एक बॉडी के अंदर बढ़ रहा है और वो पैरों पे ही सारा प्रेशर आता है, तो उसमें सूजन आ जाती है। उसमें अगर हल्की सी मालिश वगैरह की जाए तो उसको इफेक्टिव रहती है, और ये कोई खतरनाक सूजन नहीं है। पर बड़ी उम्र के लोगों में काफी देर तक खड़े रहने से या बैठे रहने से पाँव में सूजन हो सकती है, लेकिन ये दूसरे रोगों की तरफ इशारा करती है। आपने देखा होगा घुटनों में स्वैलन आ गई, या टखनों में स्वैलन आ रही है, या हाथ की उंगलियों में या इसमें स्वैलन आ रही है। तो इस तरीके की जो सूजन है वो आपको ये बता रही है कि कोई ना कोई बीमारी है, तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। और कभी कभी क्या होता है कि काफी देर बैठे रह गए हम, तो उससे भी सूजन आ रही है, तो वो भी एक बीमारी की तरफ इशारा कर रही है कि आप प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हो, आपको जरूर कुछ ना कुछ बीमारी है। लेकिन ये दूसरे लोगों की तरफ भी इशारा कर रही है, जैसे कि दिल की बीमारी भी हो सकती है, कोई किडनी संबंधी, गुर्दे संबंधी, पेशाब की बीमारी भी हो सकती है। आप क्या होता है कि है ना, किसी की जब किडनी खराब होनी स्टार्ट होती है, किडनी फेलियर स्टार्ट होता है, या किडनी का बहुत सारा पोर्शन खराब हो जाता है, तो आप उस टाइम आप देखेंगे कि उनके पैरों में स्वैलन ज्यादा आने लग जाता है। जैसे वो बैठ गए, वहीं की वहीं दब गया और पूरा हिस्सा सूज गया। आप देखोगे किडनी की डायलिसिस वाले पेशेंट्स को, आप कभी भी देखोगे, नोटिस करना आप, उनके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन होती है, उनकी बॉडी पे काफी सूजन आ जाती है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, किडनी की बीमारी है उसको, उसका बिल्कुल ही गुर्दा खराब हो गया है। तो ये नजरअंदाज करने की चीज नहीं है। सूजन जो है उसको आप हल्के में ना ले, जबकि वो सिर्फ एक गर्भवती स्त्री के लिए ही मैं कह रही हूँ कि वो परेशानी का कारण नहीं है, बाकी अधिकतर लोगों के लिए वो परेशानी का कारण ही है। इसका हम उपचार लेके चलते हैं अपने नेचुरोपैथी में। क्या आ रहा है इसमें, पहले पांवों की सूजन किस रोग से होता है उसे जानने के लिए जरूरी है कि पहले आप पता करो कि किस कारण से वो सूजन आ रही है, कि जोड़ों के दर्द से सूजन आ रही है, थायराइड उसको हो रहा है तो सूजन आ रही है, या उसको शुगर की बीमारी है तो उसके पैरों में, टखनों में आधा घुटने तक उसको सूजन आ रहा है, या फिर उसको गठिया वगैरह की कोई बीमारी होनी स्टार्ट हो रही है तो उसको सूजन आ रही है, या फिर उसको किडनी रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसके पैरों में स्वैलन आ रही है। ये आप जब पता करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका इलाज क्या करना है। ठीक है, भोजन में नमक बिल्कुल ना लें तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी मात्रा में लें। अगर जिसको स्वैलन आती है, जिसपे सूजन आ रही है बार बार, तो वो पैरों में जब सूजन आ रही है तो उसको नमक थोड़ा कम लेना चाहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसे कम मात्रा में लें। आप ऐसे पत्तों का काढ़ा पिए जिससे पेशाब ज्यादा आता हो, तो अगर पेशाब खुल के आएगा तो स्वैलन अपने आप कम होगी, सूजन अपने आप कम होती है फिर। और पांवों को लटका के ना बैठें, जिनको सूजन की परेशानी आ रही है वो पैरों को लटका के नहीं बैठे, वो उनको फोल्ड करके बैठे, या जैसे ऊपर की तरफ सीधे करके बैठ जाए। जब आप जमीन पे बैठे हैं तो पैर सीधे कर लीजिए, अपने फैला लीजिए, या मोड़ के बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को मोड़ लीजिए, बेड पे बैठे हैं तो आप अपने पैरों को फोल्ड करके ऊपर गोदी में रख लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो पैरों में नीचे नहीं जाएगा तो सूजन नहीं आएगी। पैरों ऊपर इससे सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। अगर लटका के आप बैठोगे, आप देखो कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल बैठे रहने का काम करते हैं ना, वो तो शाम को ये बोलते हैं कि पैरों में दर्द बहुत है और पूरे पैरों में सूजन आ गई है। इस तरह की चीजें भी होती हैं। दौरे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दौरे पड़ना और बदन में ऐंठन पड़ना। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उसका बदन ऐंठने लग जाता है तो हम कहते हैं कि ये दौरा पड़ गया है। और दौरा दिमाग की समस्या से पड़ते हैं। अधिकतर तो वही होते हैं दौरे जिसमें हिस्टीरिया के दौरे हो गए या मिर्गी के दौरे हो गए या किसी भी तरह के फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो माइंड रिलेटेड ही होता है अधिकतर। या फिर कभी कभी बच्चों को तेज बुखार आ जाता है तो भी क्या होता है, उनको दौरे पड़ते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं जोर जोर से। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और दिमाग बच्चों में हो सकते हैं पानी की कमी से। जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि अगर दस्त ज्यादा हो रहे हैं या उल्टी ज्यादा हो रही है और पानी की कमी पड़ गई तो ऐंठन होने लग जाती है बॉडी में और दौरा पड़ने लग जाता है, तो उसमें भी दौरे पड़ते हैं। ये आप ध्यान रखो। अधिकतर दौरे पड़ने पर मिर्गी की बीमारी हो सकती है, मिर्गी की या हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, वो अधिकतर दौरों में यही होता है। और दौरों के कारण का पता करें कि रीजन क्या है, पानी की कमी से हो रहे हैं, तेज बुखार से हो रहे हैं, दस्त के कारण हो रहे हैं, या मिर्गी के दौरा है,
या हिस्टीरिया का दौरा है, दौरा किस तरीके का है, तभी उसका उपचार संभव है। बच्चे को तेज बुखार हो तो बदन पे ठंडे पानी से उसको पोंछो और उसे थोड़ा पानी वानी पिलाओ। दिमागी बुखार की हालत में डॉक्टर से पूछकर ही उसका इलाज कराएं। अब आप उसको दिमागी बुखार हो रहा तो अपनी मर्जी से कुछ भी ना दे दें, आप उसको पहले डॉक्टर को दिखाओ, फिर तब उसका जो ट्रीटमेंट बताया जाएगा तो वो ही करा जाएगा। मिर्गी, अगर मिर्गी के बारे में हम अभी ऊपर पढ़ाई थोड़ा सा, अब हम इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मिर्गी के रोगी क्या होते हैं, आप उनको देख के पता ही नहीं लगा सकते हो जब तक उसको दौरा ना पड़े कि इसको मिर्गी के दौरे हैं, इसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, ये मिर्गी का पेशेंट है क्या, आप उसको देख के नहीं कह सकते क्योंकि वो पूर्णतः स्वस्थ दिखाई देगा आपको। बस जब उसको दौरा पड़ रहा है उसी टाइम आप उसको पहचान सकते हो कि हाँ भाई ये मिर्गी का दौरा इसको पड़ गया, या फिर आपको पेशेंट आके बताया कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वो देखने में एकदम साधारण इंसान की तरह सब काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, देखने में एकदम स्वस्थ दिखाई देता है, आपको पता नहीं चलेगा कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। और कुछ देर बाद आप देखो तुरंत उसको दौरा पड़ गया तो अचानक ही, ये जो होता है अचानक होता है उसमें। कुछ लोग दौरे पड़ने के समय पे बेहोश भी हो जाते हैं कुछ लोग, पर कुछ लोग बेहोश नहीं भी होते हैं, उनके दांत भिज जाते हैं, मुंह से कभी कभी झाग भी आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, पर उसमें जीभ कटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर उसका दांत भिज रहा है तो बीच में कोई फिंगर या कोई ऐसी चीज लगा देते हैं ताकि वो अपने ही दांतों से अपनी टंग को ना काट ले। उसका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा उसके दौरे पड़ने के अंदर। और दौरे जैसे पड़ते हैं तो उसके हाथ पैर अपने आप हिलना चालू हो जाएंगे, फड़कने लग जाएंगे, उसका अपना बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, और उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी अलग सी हो जाती है, थोड़ी ऐसी अंदर की तरफ को आप देखेंगे ना तो एक तरह से कहो कि धंसने लग जाएंगे, एकदम ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा उसके अंदर चेंज दिखाई देगा आपको कि एकदम से आंख अंदर होके उसकी ऊपर की तरफ को वो हो जाती हैं कि आपको एकदम समझ नहीं पड़ता कि उसकी आंखें भी किस तरीके की हो गई। तो कई लोग डर जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। मिर्गी के दौरे में ऐसी होता है। दौरे पड़ने में कुछ लोग अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं और कुछ ये मिर्गी का रोग कोई छूत की बीमारी नहीं है कि आप उसको टच कर लेंगे तो उसको हो जाएगी। छुआछूत तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। हाँ, ये जीवन भर रहता है अगर एक बार हो जाता है तो। पर अगर बच्चों में अगर ये बीमारी पता लग जाए आपको एकदम बचपन में, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और उसको फिर आगे होंगे भी नहीं दौरे। पर जब बड़े होके पता चलता है, कभी कभी क्या होता है ना कि बचपन में एक बार दौरा पड़ा और उसके बाद कभी दौरा ही नहीं पड़ा उसको, और फिर बड़े होके अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उस चीज को वो सहन नहीं कर पाया और उस टाइम दौरा पड़ा, तो बहुत बहुत सालों के बाद भी ये चीज लौट के आ जाती है मिर्गी के दौरे में। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक ही हो गया है, अब इसको होगा ही नहीं कभी, पर उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी चीज इस तरीके से दिमाग के ऊपर आघात कर सकती है कि वो चीज वापस लौट करके आ जाए। दौरे पड़ने पर क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। व्यक्ति के दांतों के बीच लकड़ी का टुकड़ा या चाबी वगैरह कुछ रख दें जिससे वो जीभ ना काट सके। जैसे मैंने बताया कि उसके दांत एकदम भिज जाते हैं और आप उसको महसूस नहीं कर, आप उसको उसके दांतों को रोक नहीं सकते, वो अधिकतर अपनी जीभ काट लेता है। तो उसके लिए क्या करो, कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या ऐसी कोई चीज जिससे कि वो अपनी खुद की ही जीभ से अपने दांतों को ना काट पाए, वो लगा देना चाहिए। दौरे के समय उसे पकड़ने या बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब भाई उसके हाथ पैर हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, अगर वो जिस भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसको पकड़ के रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये एक बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है उस टाइम का, मिर्गी का ये लक्षण है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको बांधो मत, बांधने से उसको चोट लगेगी और उसको किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो बांधना तो कभी भी नहीं चाहिए मिर्गी के मरीज को। आग तीखे पत्थर से उसका बचाव करें ताकि वे अपने आप को घायल ना कर सके। बस आप ये ध्यान रखो कि कोई भी ऐसी चीज उसके पास नहीं हो, आग ना हो, कोई लाइटर वगैरह उसके पास ना हो, या कोई ऐसी चीज नहीं हो, तीखी चीज उसके आसपास पड़ी हो, कहीं कांच वांच या ऐसे कोई भी चाकू वगैरह, जिससे कि अगर उसके हाथ पैर अनकॉन्शियसली वो चला रहा है और उसमें उसका हाथ पैर वगैरह कुछ कट जाए या कहीं भी किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाए, तो बस उस चीज का ख्याल हमको रखना चाहिए। आसपास जमा भीड़ को हटा दें ताकि मरीज को ताजी हवा लगे। जहां तक हो सके कि अगर किसी पर्सन को दौरा पड़ रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले उसे ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो जहां पर कि उसको ना भीड़ भाड़ हो, ना लोग उसको घेर के खड़े हो, ताजी अच्छी हवा आ रही हो
फ्रेश एयर, उसे ऑक्सीजन, मतलब कि कहने का मतलब है उसे ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके और उसकी सांस ना घुटे, मतलब दम नहीं घुटना चाहिए, क्योंकि उसको तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और अगर फिर भी हम नहीं करेंगे तो उसकी सांस लेने में उसको तकलीफ होने लग जाएगी। दौरा ठीक होने पर हो सकता है कि उसको उल्टी हो जाए और हालात ठीक होने के लिए आप उसे सुला दें। जब ये मिर्गी का दौरा पड़ता है तो शरीर एकदम टूट जाता है, मरीज एकदम थक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे बदन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करती है और उसके बाद उसका जो शरीर की ताकत है उसको ऐसा लगता है जैसे निचोड़ ली है मेरे अंदर से ताकत किसी ने। तो उसको थोड़ा पानी वगैरह पिलाएं उसके बाद में। अगर उसको उल्टी हो जाती है, कई बार होती है, कई बार नहीं अधिकतर होती है मिर्गी के केसेस में उल्टी, तो उसको फिर उसके बाद में थोड़ा पानी वानी पिला के उसका मुंह साफ करा करके आप उसको सुला दीजिए। कि तुम अगर नींद नहीं भी आ रही है तो लेट जाओ, पर अधिकतर ऐसा होता है कि उसे अपने आप ही नींद आ जाती है और वो सो जाता है पेशेंट। बीमारियों से बचाव के टॉपिक पे हम आते हैं, बीमारियां कैसे फैलती हैं। हेमंत जी ज्यादा तेज तो नहीं है, ठीक लग रहा है? जी मैम ठीक। जी प्रतिमा जी, आपको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब? जी मैम। ठीक है। बीमारियां कैसे फैलती हैं? बीमारियां ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कीड़ों या उनसे अंडों से, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, हमारा पिछला जो टॉपिक था कि जीवाणु हैं, कवक हैं, विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगाई हैं, ऐसी हैं ये कि हमें दिखाई नहीं देते। हेलिमेंथीज हैं, किसी भी तरह के वॉर्म्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे जीवाणु और कीटाणुओं से हमारे को बीमारियां फैलती हैं। आप उन्हें कभी भी देख नहीं पाओगे कि किस तरीके से, जैसे एलर्जी हो रही है तो जो उसके वो एलर्जी वाले रेशे हैं और जो वो चीजें हैं वो कितनी बारीक, कितनी छोटी हैं कि आप उनको देख ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि है क्या चीज ये। बीमारियां व्यक्ति के मल से, भोजन और पानी से ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। उस पे क्या मक्खियां आके बैठती हैं। मक्खियां क्या काम करती हैं? कैरियर का काम करती हैं। उस कीटाणु को अपने पैरों पे लेती हैं या पंखों पे या कहीं भी उसकी बॉडी पे वो कीटाणु चिपक जाते हैं, आगे हमारे खाने पे या किसी भी चीज पे, हमारे आंख नाक मुंह पे भी बैठ रहे हैं, हमारे बिस्तर पे भी बैठ रहे हैं, तो वहां से वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि उसके जो कीटाणु और विषाणु हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बीमारी फैलती है। क्योंकि मक्खी क्या करती है? गंदे पे बैठती है, फिर भोजन पे बैठती है, हमारे कपड़ों पे बैठती है, हर जगह बैठती है। पानी के आसपास अगर वो आपने देखा कभी हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर गंदगी जमा है तो वहां पे मक्खी वगैरह वो सब बैठ रही हैं, तो वहां पे भी वो बीमारियां फैलाने का काम करती है। तो जहां तक हो सके मक्खियों से भी अपना बचाव करना ही चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि गंदगी नहीं फैलेगी। तो वैसे ही आपका बीमारी होने का एक डर खत्म हो जाएगा, कारण ही खत्म हो जाएगा। आप जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे उतनी ज्यादा आप बचे रहेंगे बीमारियों से। देखा होगा आपने कोरोना काल के अंदर कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से अंदर आए तो पहले हैंड सैनिटाइज कीजिए या साबुन से धोइए, अपने बाहर के जूते चप्पल बाहर ही उतारिए। ये पहले भी हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो बाहर के आने जाने के जूते चप्पल हैं वो बाहर ही रखे जाते थे घर से, और अंदर एंटर करने से पहले ही आंगन में या कहीं उस जगह नल होता था या कुआं होता था या फिर पानी की बाल्टी रखी होती थी कि जो बाहर से आया है पहले अपने हाथ पैर मुंह बाहर धोएगा, फिर वो अंदर आएगा, फिर वो अपने वस्त्र बदलेगा और उसके बाद जो घर के वस्त्र पहन करके वो रहेगा। तो जो बाहर से आए हुए कीटाणु, गंदगी, जो सब कुछ है वो घर के अंदर प्रवेश ही नहीं था उसका, तो हमें बीमारियां नहीं होती थी। अभी कोविड काल में भी हमने क्या सीखा? यही सीखा कि आप स्वच्छता जितनी ज्यादा रखोगे, आप कहीं बाहर गए हैं, आप जो वस्त्र पहन के गए उन्हें दोबारा ना पहने, आकर के सबसे पहले अपने बाथरूम में जाए, अपने जूते चप्पल बाहर उतारें ताकि जो जूते चप्पल के साथ में जो कीटाणु लग के आए वो बाहर के बाहर रह जाएं। उसके बाद में जो आपने कपड़े पहन के गए, अगर उस पर किसी ने छींका है, खांसा है, कोई कीटाणु लगा है, क्योंकि आपने देखा कितनी सारी बीमारियां, खांसी और ये टीबी वगैरह ऐसे रोग हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी एक ड्रॉपलेट भी अगर आपके कपड़े के ऊपर आ गई और आपने उससे छुआ लिया अपने नाक से या मुंह से, तो वो सीधे आपके अंदर प्रवेश करके और आपको भी वो बीमारी कर देगी। तो उन वस्त्रों को दोबारा उपयोग में ना लाएं, उनको पहले धोएं, धूप में सुखाएं, फिर उन वस्त्रों का प्रयोग करें। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अधिकतर बीमारियों से बच सकते हैं आप, क्योंकि ये सब कीटाणु, विषाणु, जीवाणु से, फंगाई से, इन सब चीजों से फैलती हैं। तो अगर हम उनसे बच जाएंगे तो वैसे ही सारी चीजों से बच जाएंगे।
आंतों में कीड़ों का होना भी बीमारी है। कीड़े मैंने आपको बताया कि वैसे भी हो जाते हैं, और आपके जैसे टैपवॉर्म वगैरह है, ये सब बाहर से आ जाते हैं खाने और पानी के साथ में, तो उसका भी ध्यान रखें। पानी को बॉईल करके पिए या फिर फिल्टर का पानी पिए। दस्त पेचिस वगैरह है, हैजा में आदि बुखार है, पीलिया, लिवर, पीलिया या लिवर और लिवर की और बीमारियां, बीमार व्यक्ति को छूने से, उसके कपड़े पहनने से या उसके बिस्तर पे उसके साथ सोने से। बीमार के साथ तो किसी को सोने ही नहीं देना चाहिए कभी भी। अगर आपको बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए या उसको देखने के लिए सोना तो उससे थोड़ी दूरी बना के, उसके बिस्तर में नहीं सोइए, एक अलग बिस्तर अपना बनाइए, आप उसमें सोइए। एक अलग बेड है या फिर आप एक पलंग है या जैसे भी जमीन पे जो भी आपके पास अरेंजमेंट है उस हिसाब से थोड़ा दूर सोइए। ध्यान रखिए बेशक उसका, पर ओढ़ने बिछाने वाले जो बिस्तर हैं वो दोनों के अलग होने चाहिए हमेशा। जैसे कि प्रयोग, नवाचार, खतरा झेलने की क्षमता, चमड़ी के रोग, दाद वगैरह, खुजली, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से फैलते हैं। जुएं हैं, ढील है, सुजाक है, खांसी की छींक से भी सामने बैठे व्यक्ति को, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि खांसी की अगर छींक है, एक बूंद भी आ गया तो वो आपको बीमारी फैल सकती है। जैसे टीबी, खसरा, छोटी माता। आप देखो कि अगर छोटी माता निकल रही हैं और आप उस व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो उसका रख रखाव कर रहा है, उसको जरूर माता होगी, ठीक है ना। ये तो 100% है कि एक ही, इसलिए क्या करते थे कि जो जिनको माता निकलती थी उनको एक अलग कमरे में रखा जाता था कि उसको अलग कमरा, उसको हवा अच्छे से आए जाए ऐसा बिस्तर, ऐसी जगह, एक कमरा जिसके अंदर कोई भी बाहर से आके डायरेक्ट ना आए, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है उस टाइम, तो और भी बीमारी साथ में लगने के चांसेस होते हैं। तो हमारे यहाँ पहले क्या कहा जाता है कि माता के जिनको बच्चों को या बड़ों को माता होती है तो उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं मिलने दिया जाता था? क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस होती है, ये मतलब बहुत ज्यादा छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है, तो आप जाओगे तो आपको भी हो जाएगी। सेकंड थिंग कि आपके साथ आप न जाने कितने कीटाणु लेके जाओगे जो उसको भी हो जाएगा, तो इसलिए बाहर से ही बाहर आप चले जाइए, उनसे मिलिए मत, उनके पास नहीं आइए। आप उनके पास नीम वगैरह रखा हुआ देखते होंगे, तो वो कीटाणुओं से बचाने के लिए, क्योंकि नीम एयर को प्यूरिफाई करेगा और नीम में तो बहुत ही गुण होते हैं, गुणों की खान है नीम। न जाने कितनी बीमारियों में, न जाने कितने डिजीज में नीम काम आता है। और जब नहलाते हैं माता वाले को तो भी हम नीम उसके अंदर डाल के नहलाते हैं। नीम के पत्तों से उसको खुजली हो रही है तो उसको बोलते हैं कि नीम के पत्तों से खुजाइए ताकि ज्यादा इशू ना हो। आप उसको रब करने के लिए मना करा जाता है, नोचने खरोचने के लिए मना करा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो इस तरीके से है ना, एक बीमार व्यक्ति को बिल्कुल अलग अगर आप रखेंगे तो बाकी घर के जो मेंबर हैं वो भी बीमार नहीं होंगे और वो भी आराम से जल्दी स्वस्थ हो पाएगा, क्योंकि उसको आराम करने के लिए मिलेगा, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है क्योंकि उसे कोई तकलीफ है, वो अपने तनाव है उसको कि भाई मैं बीमार हूं, ठीक नहीं हूं, बुखार है, सर दर्द है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर उसको हम रेस्ट करने देंगे, प्रॉपरली आराम करने देंगे, तो वो आराम से अपना कर सकता है, जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको कोई भी इश्यू नहीं आएगा और कोई साथ में बीमारी फैलने का डर भी नहीं रहेगा। सर्दी, जुकाम, निमोनिया, डिप्थीरिया वगैरह ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से फैलने वाली हैं कि जिसमें बिस्तर शेयर नहीं करना चाहिए साथ में। मतलब आप न सोएं उसके, कि आप बीमार व्यक्ति को ध्यान रखना है जी तो हम भी उसी के रजाई कंबल में घुस के सो रहे हैं, नहीं, आप अलग अपना बिस्तर पे सोइए, नहीं तो आपको भी वो बीमारी जरूर होगी हर हालत में। इसीलिए हम टीबी वगैरह के मरीजों को, माता के मरीजों को, खसरा हो गया है, छोटी माता है, चिकन पॉक्स जिनको बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इनमें हम एक दूसरे के साथ नहीं सुलाते हैं। निमोनिया है, टाइफाइड है, ये भी एक दूसरे से फैलते हैं। तो इनमें क्या रहता है कि बच्चे है ना, बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा बीमार हुआ, एक को टाइफाइड हुआ या एक को निमोनिया हुआ, तो आप अगर आपके पास, आपने अगर दोनों बच्चों को एक साथ सुला दिया, 2 बच्चे हैं आपके या 3 बच्चे हैं, आपने दोनों तीनों को एक साथ सुला दिया, तो उन दोनों तीनों को भी उस बच्चे से होगा ही होगा। आप उस एक बच्चे को अलग सुलाएंगे और बाकी के दोनों बच्चों को अलग सुलाएंगे, तो वो दोनों बच्चे भी बचे रहेंगे और ये वाला बच्चा भी थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। कुछ बीमारियां कीड़े मकोड़े और जानवरों के द्वारा भी फैलती हैं, जैसे मलेरिया मच्छरों से फैलता है, आप सभी जानते हैं। मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, नहीं सॉरी, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारे क्या है, मच्छरों से फैलते हैं।
हाथी पांव है, पेट के कीड़े हैं, वो भी कीड़ों से होता है, रेबीज है, आप जानते हैं बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से, इन सब के काटने से रेबीज की बीमारी होती है, जो कि दूसरे जीव जानवर और उनके काटने से होती है। ठीक है, ऐसी बीमारियों को रोका कैसे जाए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बीमारियां हैं, तो अब हमारी जानकारी हो गई कि ये बीमारियां हैं, पर इन बीमारियों को आप रोकोगे कैसे, ये है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं, शौचालय का इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया कि अगर आप खुले में शौच करोगे तो मलमूत्र का विसर्जन आपने किया, वहां मक्खी आएगी, मच्छर आएंगे, कीटाणु आएंगे, बैठेंगे, सड़ेगा, गंदगी होगी, और वो ही मक्खी वगैरह आकर के आपके घर में, आपके खाने पे, पानी पे, आपके कपड़ों पे, आपके घर में बैठेंगे, तो वो कीटाणु फैलाएंगे और फिर आप में बीमारी फैलेगी। तो अच्छा है कि शौचालय का उपयोग किया जाए, खुले में मलमूत्र त्याग ना किया जाए। खेत में शौच के बाद मल को मिट्टी से ढक दें। अगर आपकी मजबूरी है, आप खेत में ही जा रहे हैं, तो आप उसको फिर मिट्टी से ढक दो, ताकि वो मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाए, और ऊपर उसके ऊपर न मक्खी बैठेगी और ना वो बीमारी फैलाएगा। ठीक है, मच्छर मक्खी से दूर ही रहें। आप कीटाणुनाशक ऐसी चीजें यूज करें, आती हैं आजकल तो, मच्छरों को मारने की, मक्खियों को मारने की दवाइयां, रैकेट्स वगैरह, ये सब चीजें, तो आप उनसे बच के रहें। और सूअर को घर में ना आने दें, क्योंकि वो बहुत सारे कीटाणुओं को अपने साथ लेकर के आता है। और बच्चों को सूअर से दूर रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि पालते वालते हैं और इस तरीके से होता है, तो आप उनको दूर रखें। बच्चों को तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। खाना बनाने वाले और परोसने वाले को हाथ अच्छी से धोने चाहिए। तो ये तो साफ सफाई की बात है कि आप जितना ज्यादा सफाई रखेंगे, ये सारे ही पॉइंट एक ही चीज इंडिकेट करते हैं कि आप जितनी सफाई रखोगे उतना ज्यादा आप ऐसी बीमारियों से दूर रहोगे जो कीड़े या जानवरों या मच्छर मक्खी या गंदगी से फैलती है ना, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। सफाई एक ऐसी चीज है जिसको केवल एक चीज को आप ध्यान में रख के अपनी बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, और अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी। तो हमेशा अपने घर में नियम बनाएं कि जो खाना बनाने वाला है वो भी अपने हाथ अच्छे से धोए, उसके नाखून कटे हुए हों, वो खाना बनाते बनाते सर में खुजली, कहीं हाथ पैर में अगर खुजली कर रहा है तो वो अपने जाके साबुन से हाथ धोए, फिर बाद में खाने को बनाना कंटिन्यू करे। ऐसे नहीं, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे एड्स वगैरह में दिखाया जाता है कि वो गोलगप्पे वाला है, वो खुजली कर रहा है, कहीं भी खुजा रहा है, और फिर वापस उसी हाथ से बना के दे रहा है, तो वो खा पी के लोग बीमार हो जाते हैं। बाहर का है, उसके ऊपर मक्खियां वगैरह बैठ रही है, कीटाणु बैठ रहे हैं, धूल चल रही है, पॉल्यूशन गिर रहा है, और फिर आप उसको खा ले रहे हैं, तो फिर आप तो खुद ही न्योता दे रहे हैं ना बीमारियों को। ऐसा ना करके आप थोड़ा सा साफ सफाई का घर में भी एक बनाइए कि भाई आप बाहर से आए हैं, अपने जूते चप्पल बाहर रखिए, अपने बाहर के पहने हुए कपड़ों को सीधे कपड़े जहां आप धोते हैं या आपकी मशीन से, हाथ से, जिस भी प्रकार से, आप वहां पहुंचा दीजिए। उन कपड़ों को धो के धूप में सुखा के ही प्रयोग में लाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं। खाना बनाने वाला खाना बनाने से पहले हाथ साबुन से धोए, और परोसने वाले के हाथ भी हमेशा साबुन से धुले हुए साफ होने चाहिए। अगर परोसने वाला और खाने बनाने वाले अलग अलग हैं तो भी, और अगर खाना बना के आप देर बाद भी परोस रहे हैं तो भी आप दोबारा हाथ धोइए, कि पता नहीं उसके बाद में इस बीच में आपने न जाने किस किस चीज को छुआ होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ सफाई का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको अपने आप को बचा पाएंगे बीमारी से। देखिए, अब साफ सफाई का टॉपिक ही एक पूरा यहाँ दे रखा है कि खुद की साफ सफाई आप किस तरीके से करेंगे। तो जल्दी उठिए, शौचालय को या दूर खेत में जाकर के मल विसर्जित करके आइए। मल के बाद साबुन से हाथ या राख से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि राख को भी हम एक प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं कि जिससे कि आपके हाथ अच्छे से साफ हो जाते हैं, क्योंकि वो जलने के बाद उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं बचता है। दांतों की सफाई करें, दातुन करें नीम की डंडी से, या फिर आप मिसवाक वगैरह की डंडियां होती हैं, नीम की दातुन सर्वश्रेष्ठ होती है वैसे। बाकी हम कई सारी चीजों से भी दातुन, कई सारी चीजें हैं जिसकी डंडियों से हम दातुन करते हैं तो फायदा करता है। नहीं तो पेस्ट आजकल सभी जगह सर्व सुलभ है, पर पेस्ट से ज्यादा नीम की दातुन फायदा करती है, ये बात हम याद रखें। नंगे पांव नहीं चलें, क्योंकि पैरों के थ्रू कीटाणु फिर आएंगे हमारे घर के अंदर। हम जहां भी आएंगे जाएंगे वहां के सारे कीड़े कीटाणु, मच्छर मक्खी, फंगाई, एलर्जिकल जो चीजें हैं वो फिर हमारे उसमें आएंगी ही आएंगी।
खाने के बाद दांतों को अच्छे से सफाई करें। हम कहते हैं खाना खाया है, अब जाओ हाथ धो अपने और कुल्ला करो अच्छे से, और बढ़िया से आप कुल्ला करने अच्छी तरह से पानी भर के उसको 2-3 बार अपने आप को जब आप करेंगे तो दांत अच्छे से साफ हो जाते हैं। उसमें पानी के प्रेशर से अंदर कुल्ला करते हैं तो आप घर की साफ सफाई खूब अच्छे से रखें। घर हमें अपना साफ रखना चाहिए। जितना ज्यादा आप सफाई रखेंगे उतने ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सूअरों को घर में नहीं आने दें, बच्चों को उनसे दूर रखें। यदि घर के आसपास या बड़े या पशु मल दिखे तो आप उस पर राख या मिट्टी डाल दें। देखिए आजकल तो शहरों में तो खैर ऐसी नहीं है कि कहीं मल मूत्र इस तरह से ज्यादा दिखाई दे, पर गाँव में अगर इस तरह से है कि कहीं पे है और बच्चे वहां आसपास हैं, बच्चों के आसपास है, तो आप ध्यान रखें कि कुत्ते का है या किसी और जानवर का है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी या फिर कुछ राख इस तरीके की चीजें डाल दें ताकि वो बीमारी ना फैलाए। कपड़ों और बिस्तरों को बराबर धूप दिखाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कपड़ों बिस्तरों को कभी धूप ही नहीं दिखाते हैं, और फिर उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आपने देखा खटमल वगैरह बहुत सारे लोगों के यहाँ हो जाते हैं, उसमें फिर वो खाते हैं, हमारा खून चूसते हैं। वो एक तरह से कह लो कि वो खून चूसने वाले जानवर हैं जो राक्षस की तरह काम करते हैं, और वो बहुत ही इन्हें खतरनाक अगर विदेश में आप विदेशों की कोई रील वगैरह आप देखते हो तो इनको नाइट बीस्ट कहा जाता है कि वो रात में आते हैं, रात के राक्षस हैं और आके खून चूसते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद होती है वो हजारों की संख्या में आके चिपट पड़ते हैं आपसे और आपका अच्छे से खून निकालते हैं, काट लेते हैं बहुत बुरी तरह से, और उसमें बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं। सोना तो बहुत मुश्किल ही बात है फिर उसके अंदर। तो आप अगर अपने बिस्तरों को धूप दिखाओगे तो ये परेशानी नहीं आएगी आपके सामने कि इस तरीके के कोई कीड़े हो जाएं। और उसके अंदर क्या होगा धूप दिखाने से, उसके अंदर जो धूल भूल होगी वो भी निकल जाती है। और किसी भी तरीके की अगर कभी किसी को बुखार आया है या कुछ ऐसा हुआ है, अगर किसी को जुकाम खांसी हुई है, मलेरिया हुआ है या टाइफाइड हुआ है, तो उसके बाद तो जरूर ही बिस्तरों को धूप दिखाना चाहिए। जो धोने लायक बिस्तर है उनको धो दीजिए, और जैसे कि गद्दों को रजाइयों को धो नहीं सकते तो उनके कवर उतार के धो के उनको रजाइयों को गद्दों को आप धूप दिखा दीजिए। 1-2 दिन धूप में दोनों तीनों तरफ से पलट के उनको सुखाइए ताकि उनके जितने कीटाणु हैं वो धूप से मर जाएं। सनलाइट सबसे अच्छा काम करता है परिमार्जक का, वो डिटर्जेंट का काम करता है और पूरी तरह से कीटाणुओं को खत्म कर देता है। जमीन पे कभी नहीं थूके, क्योंकि थूक से बीमारी होती है। आपने देखा टीबी वगैरह, खांसी वगैरह, ये मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, ये सब से थूक से ही तो फैलते हैं कि एक ड्रॉपलेट भी अगर गया, एक थूक की बूंद बस आपको बीमार करने में पूर्णतया सक्षम है। ये बात आप ध्यान रखें। घर की रोज सब साफ सफाई करें। कच्चे घरों को गोबर और चिकनी मिट्टी के बराबर लीपते रहें, और है ना, ताकि उनमें मक्खियां वगैरह ना आए, क्योंकि जो कच्चा गोबर और मिट्टी होती है ना, ये खुद एंटीबैक्टीरियल होती है। इसमें आकर के कीड़ा कीटाणु बैठते ही नहीं है। जब आप लीप दोगे ना, आप देखो कि कई दिनों पहले का लीपा हुआ है बहुत पुराना, तो उस पर तो आके मक्खी बैठेंगी, पर आपने जब नया लीपा होगा ना तो उस पर नहीं आके बैठेंगी। आप उसको साफ सफाई को मेंटेन करेंगे तो वो नहीं आएंगी। खाने पीने में हमें किस तरीके की सफाई रखनी चाहिए, अब हम उस पर बात करते हैं। उबला हुआ पानी सबसे अच्छा होता है। मैं बार बार आपको शुरू से यही बता रही हूँ कि वो पानी को उबाल के पिए, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का कीड़ा कीटाणु, कोई भी हेलिमेंथीज, मतलब जो वॉर्म्स होते हैं पेट के, वो ना आए, जिससे कि आपको उस तरीके की लिवर से रिलेटेड या आंतों में जो कीड़े हैं या खून चूसने वाले जो कीड़े हैं जो अंदर आंतों से आपका सारा रस चूस लेते हैं और आगे अंदर अपनी साइकिल चलाते रहते हैं, वो कीड़े ना हो। उबले हुए पानी से ये फायदा होता है। पानी को अगर 4-5 घंटे धूप में रख दिया जाए तो भी काफी कीटाणु मर जाते हैं। कि अगर कहीं पॉसिबल नहीं है, आप कहीं बाहर हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहां आप सुनिए, तो आप धूप में रख दो। बॉटल है आपकी तो उसको पानी को धूप में रख दीजिए, वो भी सही हो जाता है पानी। जब चापाकल गहराई से गाड़ा गया है, उसका पानी भी पीने लायक होता है। जैसे कि गहरा वाला वो नहीं होते हैं क्या, बोरवेल्स वगैरह, उसका पानी भी अच्छा होता है, पीने लायक ही होता है। मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़े को भोजन पे ना बैठने दें, इससे बीमारी हो सकती है। अपने आसपास बचा हुआ खाना गंदे बर्तन न रखें, इससे भी मक्खियों की जमात बढ़ जाती है और बीमारी फैलती है। जो आपके झूठे बर्तन हैं उन्हें अगर आप मांज नहीं रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट पानी से धो के ही सिंक के अंदर या आपके जहां बर्तन मांजने की जगह है वहां पे रखो। तो उससे क्या है, मक्खियां नहीं आकर के बैठेंगी उस पर। और मक्खियां, जैसे कि अगर गंदे झूठे बर्तन होते हैं तो उस पर ज्यादा मक्खियां आके बैठती जाती हैं और वो फिर आपके बर्तन पे बैठ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ कीटाणु छोड़ के ही जाएंगी। आप गर्म पानी से तो बर्तन नहीं धोते हैं ना,
सादा ही ठंडे पानी से धोते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप उस तरीके के आप बर्तनों को अगर तुरंत मांज दें तो बहुत ही अच्छा है। अगर तुरंत नहीं मांज रहे तो कम से कम पानी से धो के उनको रख दीजिए, ताकि जब वो बाद में साफ करे जाएं तो उनके ऊपर मक्खी वगैरह ना बैठे तब तक, ठीक है, ताकि आप बच जाएं बीमारियों से। अपने आसपास बचा हुआ खाना या ठीक है हो गया, भोजन को ढक के हमेशा रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खी मच्छर ना बैठ सके, किसी तरह कीटाणु ना बैठ सके। अच्छा होगा जालीदार ढक्कन से ढक के रखें ताकि उसे हवा भी लगे और वो खराब भी ना हो और उस पर कोई कीटाणु भी ना बैठ सके। बाजार में बिकने वाली मिठाइयां जो खुले पे हो, जिन पे मक्खियां बैठती हैं, ऐसी चीजों को खाने से दस्त, हैजा, मियादी बुखार तक हो सकता है। मैं इस चीज को शुरू से कहती आ रही हूँ कि बाहर के स्ट्रीट फूड्स जो खुले रखे हुए हो, खुले में बन रहे हो, केवल रखे हुए ही ना हो, खुले में बनते हुए भी अगर आप उनको देख रहे हैं और बाद में वो ढक के रख रहा है तो फायदा क्या है? जो बनते में ही उसमें तो न जाने कितने कीटाणु चले गए हैं, जो बाहर खड़े खड़े लोग बाग बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इस तरीके से। तो उस तरीके के खाने को नहीं खाएं क्योंकि उससे दस्त, हैजा, मियादी बुखार भी हो सकता है। खेत से तोड़ी गई या उखाड़ी गई सब्जियों को धोने के बाद ही पकाएं, अच्छे से धो लें उनको। धोने का एक और तरीका भी है कि एक नमक के पानी से धोएं पहला बार, और 2 पानी सादा पानी से धो करके फिर आप सब्जी को काट के अपना धो के काट के अपना बना सकते हो। 1 नमक का पानी, 2 पानी सादा पानी। उससे क्या होता है, उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं जो नमक के पानी में पहले डालते हैं हम, फिर उसके बाद में। तो जब आपने कोरोना काल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कोई भी बंदा किसी भी सब्जी को या फल को या जो भी कोई खाने की वस्तु होती है जिसको धोया जा सकता है, उसको वो बिना धोए यूज ही नहीं करते हैं। और कच्चा खाना ये सब कुछ बंदी कर दिया गया था क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कोरोना के कीटाणु आ गए थे, तो उनसे हम बच जाएंगे। खेत से तोड़ी गई, हाँ हो गया, मांस मच्छी को अच्छी तरह पकाएं तभी खाएं, उसे नहीं तो नहीं खाएं, नहीं तो उनमें ऑलरेडी वैसे ही बीमारियां होती हैं। बासी भोजन से बचें, और उनको खाने से बहुत तरह की बीमारियां होती है। बासी के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बासी भोजन में किस तरीके से चेंजेस आने लग जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस होने लग जाती हैं। 4 से 6 घंटे के बाद तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो पचने में बहुत ही कठिन पड़ता है हमारे को, सुपाच्य नहीं रहता वो। अगर आप गर्म खाना खाओगे ना, जितना अच्छा वो पचेगा, स्वाद में स्वादिष्ट लगेगा और आपका पेट अच्छे से भरेगा, वो आप बासी भोजन से आपका कभी नहीं भर सकता है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो कि खाना बासी नहीं हो आपका। बीमार बच्चे को हमेशा अलग ही सुलाएं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बच्चा एक बीमार है तो उसको हमेशा अलग सुलाएं। उसके साथ आप खुद भी ना सोएं, बेशक उसके पास नीचे सो जाएं, अलग बिस्तर लगा के सो जाएं, और उसके बाद नहीं, किसी को भी नहीं सुलाना चाहिए, अलग ही सोना चाहिए। BCG तपेदिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यह टीका बच्चों को के जन्मते ही लगा देना चाहिए, और लगने के बाद वहां पे थोड़ा घाव हो सकता है, लेकिन वह जल्दी ही भर जाता है और बाद में एक हल्का सा निशान रह जाता है। ये सबको ही पैदा होते ही यहाँ एक टीका लगा दिया जाता है, बिल्कुल ऊपर BCG का टीका यहाँ लगाया जाता है। किसी किसी के ज्यादा पकता है, किसी के थोड़ा कम पकता है, थोड़ा घाव हो जाता है इसमें, और फिर वो भर जाता है। तो TB होने के ये तपेदिक से बचाव करता है हमारा। उससे अधिकतर अगर होगा भी तो बहुत कम में होके ठीक हो जाएगा, या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। DPT का टीका है जो डिप्थीरिया के या काली खांसी पे अपना काम करता है। टिटनेस से बचाव के लिए भी 3 टीके लगाए जाने चाहिए। 3 महीने से 9 महीने के बीच में हर महीने एक टीका लगाना चाहिए। पोलियो के लिए बच्चों को जो पोलियो की बीमारी होती है उससे बचने के लिए 5 साल तक के बच्चों को जब डोसेस पिलाई जाती हैं तब तक उनको हमेशा पोलियो की डोज पिलाते रहना चाहिए। जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो पहला टीका, बाद में दूसरा टीका, और 9 महीने पे तीसरा टीका लगवा लेना चाहिए, और बूस्टर डोज 1.5 साल से पहले दे देनी चाहिए। खसरे के लिए भी, मीजल्स के लिए जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो उसे खसरे का टीका लगवा देना चाहिए। टिटनेस के लिए जब बच्चा 1 महीने का हो जाए तो 1 टीका, और 2 महीने का हो जाने के बाद एक और टीका लगवाना चाहिए। और टिटनेस के फिर बूस्टर डोज वगैरह लगते रहते हैं। पर अगर 3 महीने के तक कोई भी अगर टीका नहीं लगा और आपकी किसी तरह की चोट लग जाती है लोहे वगैरह से या किसी भी चीज से, तो टिटनेस का टीका फिर से लगाया जाता है, ठीक है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो तीसरा टीका भी लगवा देना चाहिए। गर्भवती माँ के लिए भी टिटनेस के टीके जरूरी हैं, उनके भी टिटनेस के टीके लगाए ही जाते हैं ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अब आप 2-3 चीजें और रह गई हैं।
बच्चे को रोज नहलाएं, नहलाने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और नाखून उसके हफ्ते भर काटते रहें। और सबसे जरूरी है कि बच्चे को भोजन हरी सब्जी और साग हो, पीली सब्जी दो, फूल हो, फल हो, दाल हो, काफी मात्रा में हो और सके तो दूध, दही और अंडा भी खिलाएं। लड़के लड़कियों के बीच किसी भी तरीके का भेद नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक और देख लेते हैं, आस पड़ोस की सफाई। बाकी फिर कल हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, आज का लास्ट रहता है हमारा आस पड़ोस की सफाई। आस पड़ोस कुआं हो या कुछ चापाकल हो, पोखर हो, तो आप उसकी समय समय पे सफाई करते रहें और ध्यान रखें कि इसके चारों तरफ चबूतरा हो ताकि गंदा पानी बह के वहां तक ना पहुंचे। कूड़े को जला दिया जाए या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो डिकम्पोस्ट हो जाए और गंदगी ना फैलाए। हो सके तो शौचालय जरूर बनाएं और अपने परिवार को सारी बीमारियों से, आपका आधे से ज्यादा बीमारियों से बचाव हो जाता है। और शुरुआत में कुछ पैसा तो लगता है पर बाद में ठीक रहता है और डॉक्टरों के खर्च से आप बच जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे आस पड़ोस की सफाई, हमारी सफाई, खान पान की सफाई। और आप जितना ज्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना ही ज्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे। कैसी कैसी बीमारियां हैं आज हमने इस बारे में पढ़ा, उनसे क्या क्या हो सकता है ये भी हमने पढ़ा, बीमारियों को रोका कैसे जाए ये हमने पढ़ा, साफ सफाई क्या हो, खाने पीने में साफ सफाई क्या हो, बीमार बच्चे को कैसे रखा जाए और टीके क्या क्या हैं और बच्चों का खान पान कैसा हो और आस पड़ोस की सफाई कैसी हो, ये सारा ही आज हमने कवर किया है। अब आप देखो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम जैसे पाँव का जो फूलना है उसमें आपने बताया कि काढ़ा पीना चाहिए कुछ पत्तियों का, तो ऐसे कौन सा पत्तियां हैं जिससे ज्यादा यूरिन पास हो? इसमें है ना, जैसे कि यूरिन पास करने के लिए आप कह रहे हैं तो जो सूजन होती है पैरों वगैरह में, उसमें हम गोखरू, ये गोक्षर आदि करके काढ़ा आता है, बना बनाया आता है और पत्ते भी पत्ते नहीं, उसमें गोखरू होता है। अगर आपने देखा ना तो एक दवाई वाला वो छोटा जैसा गोखरू होता है, वो उसका बना के वो देते हैं, बना बनाया मिलता है। आप उसको लाओ, 1 लीटर पानी के अंदर उबालो, जब आधा लीटर रह जाता है तो वो हम पिलाते हैं। तो जो किडनी रिलेटेड इश्यू आ रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, यूरिक एसिड बढ़ने से जो सूजन आ रही है पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है और सूजन कम हो जाती है। और सूजन के लिए, जैसे पैरों में सूजन है तो आप देसी घी के अंदर कपूर डाल करके उससे हल्के हल्के हाथ से मालिश के लिए, उससे भी सूजन चली जाती है। ये दोनों चीजें बहुत अच्छा फायदा करती है। जी मैम। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? अनु, सब समझ में आ गया? हाँ मैं, मुझे पूछना था कि मेरे पैर में, राइट साइड पैर में, एंकल जॉइंट में 3-4 महीना हुआ फूल के है। तो मैंने सारे रिपोर्ट निकाले, सब कुछ यूरिक एसिड सब कुछ नॉर्मल आया है, सिर्फ ESR थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी सब ठीक आया है। तो ये डायग्नोसिस से नहीं हो पा रहा है मैम। तो अच्छा, आप ना आपको मेरा नंबर मिल जाएगा इसमें, अपने ग्रुप में। आप मेरे को एक बार रिपोर्ट भेजो अपनी सारी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम जिस एरिया में है आप फोटो भेजो, फिर मैं आपको देख के बताती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, है ना? जी मैम, जी आपका नंबर कौन से ग्रुप में है पता नहीं? इसी ग्रुप में जिसमें आप सब हैं, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट सबकी एक बार देखनी पड़ेंगी। आप अगर मेरे सामने होती तो मैं ऐसे ही देख के बता देती, नहीं पर हम नहीं है तो आप मुझे एक फोटो उसका भेजिए और अपने रिपोर्ट्स भेजिए, मैं बता देती हूँ आप क्या प्रॉब्लम। ठीक है, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछिए, नहीं तो हम क्लास को विश्राम देते हैं। नहीं कोई क्वेश्चन है? हेमंत जी, शांति पाठ करवाइए और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। आइए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति। शान्तिः शान्तिः।